We are going to study about the question answers of chapter number 5, that is India's heritage of science and technology. तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन मेटलर्जी। अब भारत का जो मेटलर्जी के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसके बारे में अगर पूछा जाए तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं मेटलर्जी से रिलेटेड, यही आपको लिखना है। लेकिन अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि भाई पूरे का पूरा पैराग्राफ लर्न नहीं करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ये देखना है कि मेटल जो है उससे कौन कौन सी चीज़ें उस समय में बनी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये जो पैराग्राफ है काफ़ी छोटा पैराग्राफ है ये, लेकिन फिर भी इसको जब हम लिखने बैठेंगे एवरी टाइम यू जस्ट रिमेंबर कि सोशल साइंस के अंदर हमें जो आंसर्स लिखने हैं ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में लिखने की आदत डालनी है अपने को। तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी एक डांसिंग गर्ल की। ये देखिए, ये रही मेटेलिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली। तो ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका बन सकता है कि इंडस वैली से जो हमको एक डांसिंग फीमेल डांसर जो थी या डांसिंग गर्ल थी उसका एक हमें आइडल मिला है। तो ये हमको बताता है कि उस समय भी मेटल का हम लोग यूज़ करते थे। दूसरा, इसके अलावा हमें बहुत सारी जो हैं और आइडल्स भी मिली हैं साउथ से स्पेशली। ये देखिए, इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वर मेड। तो यानी कि पुराने समय में अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया से खासकर हमें न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी मेटल की बनी हुई आइडल्स मिली थी। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए यहाँ पर। देखिए, पहला ये लिख सकते हैं और दूसरा हम ये लिख सकते हैं। फिर हम ये भी डाल सकते हैं कि स्टैचूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशान पीरियड। कुशान पीरियड से जो उस समय हमें बिलोंग करती हुई स्टैचूज यानी कि मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जो कि बुद्ध की हैं, जो कहाँ से मिली हमें, तक्षशिला से। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा नटराज की जो स्टैचू है वो भी मेटल से बनी है। द स्टैचू ऑफ नटराज अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नटराज की जो स्टैचू है वो भी मेटल से बनी है, जो कि पूरे विश्व में काफ़ी प्रख्यात है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राम द आर्चर, राम जी की एक आइडल जो है मेटल से बनी हुई, वो भी हमको मिली है, जो कि अभी म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है। इसके अलावा देखें वेरियस गॉड्स, गॉडेसेस, बर्ड्स, एनिमल्स, तो इन सब की जो बीटल नट कटर भी उस समय हमको मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि किस प्रकार से उस समय भी मेटल का यूज़ होता था अलग अलग चीज़ों में। और ख़ासकर जो मूर्तियाँ हमारे सामने बनाकर ये जो पेश किया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो है उस समय मेटल से बनती थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय मेटल का यूज़ नहीं होता था। तो भारत जो है, भारत ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है मेटलर्जिकल साइंस के अंदर भी। तो मेटलर्जी से रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा लगभग ये, तो 2 मार्क के लिए आप 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। तो लिखना पॉइंट में ही है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिखना हमें आंसर पॉइंट में ही है। एक एक पॉइंट करके, और जितना हो सके अपने आंसर को साफ सुथरा रखिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री के अंदर यानी कि केमिस्ट्री की फील्ड में भारत का योगदान हमको बताना है। तो यहां पर भी आपको वही पॉइंट्स में लिखना है। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ने जाएं तो हम लिख सकते हैं आचार्य नागार्जुन, जो कि एक लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जो थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी और एक ज्ञानी बुद्धिस्ट थे, वो उनको आचार्य के नाम से हम संबोधित करते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। ये किताबें लिखी गई हैं नागार्जुन के द्वारा। आचार्य नागार्जुन जो थे, उन्होंने एलोपैथी के यूज़ का, हर्बल मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करने पे भी जोर दिया।
अब एलोपैथिक मेडिसिन वो होती हैं जो आप सर दर्द, सर्दी जुकाम वगैरह के लिए खाते हैं, दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर से लेके, उनको कहा जाता है एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं कई बार। और हर्बल मेडिसिन वो होती हैं जो जड़ी बूटियाँ, यानी कि पुराने समय में हमारे यहाँ पर आपको पता है कि जैसे पुरानी मूवीज़ या रिलेटेड टू दैट टाइम सीरियल्स कुछ आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई सैनिक या कोई व्यक्ति घायल है तो उसको लेप वगैरह बना के लगाया जाता था, तो हर्बल मेडिसिन का यूज़ किया जाता था। लेकिन जो आचार्य नागार्जुन थे, इन्होंने एलोपैथी का यूज़ भी, उसकी भी वकालत की कि एलोपैथी का यूज़ भी होना चाहिए साथ में। और ऐसा माना जाता है कि मरकुरी ऐश, अब हम कैसे कहें कि भाई उस समय जो भारत में केमिस्ट्री वेल डेवलप्ड थी, तो इससे दो तीन चीज़ें तो हमने यहाँ पर, दो तीन पॉइंट तो यहाँ मिल गए हमको। फिर ये भी बताया गया है इसमें कि मरकुरी ऐश का मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। मरकुरी, आप जानते हैं मरकुरी इज अ मेटल, उसका मरकुरी ऐश यानी कि उसकी राख जो रहती है उसका मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाने लगा। तो ये चीज़ हमको बताती है कि किस प्रकार से केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारत जो था वो काफ़ी डेवलप था उस समय। और क्या लिख सकते हैं हम, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि उस समय की प्रख्यात यूनिवर्सिटी थी, उनकी खुद की केमिस्ट्री का स्कूल था वहाँ पे, और दूसरा फर्नेस थी जिसमें वो रिसर्च कर सकते थे, यानी कि रिसर्च वगैरह के लिए समझिए कि एक लेबोरेटरी हो गई समझिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये उस समय अवेलेबल थी, इसका मतलब वहाँ पर स्टडी भी की जाती थी। इसके अलावा कई तरह के 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड ऐश ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारे भारत के द्वारा 10 तरह के पॉइजन्स के बारे में और अलग अलग तरह के सॉल्ट्स और ऐशेज ऑफ मिनरल्स, इनके बारे में भी उल्लेख किया गया। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि किस प्रकार से हमारा जो योगदान है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी काफ़ी रहा है। इसके साथ ये तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं, ये क्वेश्चन भी शायद 3 to 4 मार्क में भी पूछा जाता है कई बार। तो कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट्स एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 feet हाई एंड वेज 1 ton। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री का और एग्जांपल यहाँ पर दिया, कॉपर स्टैचू जो हमको मिली है बुद्ध की, कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में से, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है और इसका टन जो है वेट जो है वो 1 टन के करीब है। द स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 feet हाई, और दूसरी नालंदा में जो मिली है वो 18 feet हाई। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि केमिस्ट्री के फील्ड में हमने किस प्रकार से यानी कि मेटल्स को पिघलाकर उसकी मूर्तियां बनाई और वो आज भी हमारे पास हैं। इसके अलावा विजयनगर का जो स्तंभ है, विजय स्तंभ कहा जाता है जिसे, वो 24 फीट हाई पिलर है जिसका वजन लगभग 7 टन है, जिसको चंद्रगुप्त II ने बनवाया था। इसको अब तक जंग नहीं लगा, कोरोजन यानी कि कोरोडेड, मतलब अब तक इसको, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जिसको आयरन पिलर ऑफ महरौली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो पिलर आप देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी बताई गई? 24 फीट। ये 24 फीट ऊंचा है और इसकी स्पेशलिटी क्या है? चलिए ऊंचाई समझ में आती है, इससे भी ऊंची ऊंची इमारतें सब कुछ बनी हुई, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि देयर इज़ नो कोरोजन, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, कि अब तक इसको रस्ट नहीं लगा है। आप देखिए हम बहुत सारी चीज़ें आजकल खरीदते हैं लोहे की बनी या मेटल की बनी, इवन हम लोग जो बर्तन खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि इसके अंदर प्योर स्टील है, लेकिन उसके अंदर भी मिक्स्ड होता है क्या? आयन। इस कारण से उसको भी रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। लेकिन ये जो आप पिलर देख रहे हैं इसको अभी तक रस्ट नहीं लगा और ये ओपन में है, देखिए इसके ऊपर कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, ये धूप बारिश सर्दी हर एक मौसम को झेलता है, लेकिन इसको फिर भी अब तक जंग नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में हमारा जो योगदान था वो कितना ज़्यादा था। तो जो जितने पॉइंट्स हमने पढ़े, इन पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज एक एक करके लिखेंगे और आई थिंक आपके 7 से 8 पॉइंट आराम से हो जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। इसी से रिलेटेड जो अगला प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ड भी पूछे जा सकते हैं कि आचार्य नागार्जुन जो थे उनको आचार्य कहा जाता था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो हु इज़ नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? तो आंसर हमारा दिया जा सकता है आचार्य नागार्जुन। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि विच बुक्स वर रिटन बाय हिम।
या फिर किताबों के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, आरोग्य मंजरी किसके द्वारा लिखी गई। इवन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विद हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन के साथ एलोपैथी के उपयोग को किसने एडवोकेट किया था? तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहना चाहिए आचार्य नागार्जुन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध की जो स्टैचूज के बारे में पूछा जा सकता है कि 7.5 फीट ऊंची जो स्टैचू पाई गई थी वो कहाँ से पाई गई थी? दैट वाज सुल्तानगंज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब आगे हम देखेंगे मेडिसिन और सर्जरी की बात करेंगे। तो भारत का योगदान मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में, तो प्राचीन समय से ही भारत के जो कुछ ऐसे महान लोग थे जिन्होंने मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की थी। अब वो लोग कौन कौन थे? महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाघभट्ट। इनको हम पायनियर्स बोल सकते हैं ऑफ इंडियन मेडिसिन, साइंस एंड सर्जरी। तो ये आपका पहला पॉइंट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं वाघभट्ट, महर्षि चरक एंड महर्षि सुश्रुत, they can be considered as the pioneers in the field of medicine, science and surgery, Indian medicine, science and surgery, because of their researches। और इन्होंने काफ़ी खोजबीन करने के बाद काफ़ी ऐसी दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें भी हमें बताई जो कि विश्व में आज भी पढ़ी जाती हैं। अब इसमें आगे डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं महर्षि चरक की बात की जाए। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक कोई किताब हमको दी है जिसके अंदर लगभग 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में लिखा गया है। तो दिस विल बी आवर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है कि महर्षि चरक ने जो चरक संहिता नामक किताब लिखी थी, अब ये प्रश्न भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है, हु रॉट चरक संहिता, विच बुक वॉज रिटन बाय महर्षि चरक। तो अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है हमारा महर्षि चरक ने लिखी थी किताब का नाम था चरक संहिता। और इसके अंदर लिखा क्या गया था? लगभग 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में जानकारी दी गई थी, यानी कि 2000 के करीब जड़ी बूटियां। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, ये थर्ड पॉइंट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, महर्षि सुश्रुत की बात करें, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं सर्जरी में उनके बारे में बताया है। अब सर्जरी के लिए आप जानते हैं जो बॉडी में ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, सर्जरीज की जाती हैं। आपको पता है सर्जरी करने से पहले बॉडी का कोई भी पार्ट है, जैसे हार्ट सर्जरी है, कोई भी बॉडी के ब्रेन सर्जरी करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले बॉडी को काटा जाता है। अब भाई ये बॉडी को काटना और कपड़े को और किसी चीज़ को काटना बहुत फ़र्क है ना। तो इसको काटने के लिए हम बिल्कुल भी मशक्क़त नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमको चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सरलता से हमारा काम कर सकें और बिना ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि सर्जरी में यूज़ होते हैं, महर्षि सुश्रुत ने बहुत ही अच्छे से बहुत पहले समय में इसके बारे में हमें जानकारी दे दी है। अब इन्होंने जो तीसरा पॉइंट ये हो सकता है आपका, और इसके बाद चौथे पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हैं, ये जो फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए, बताया जिनके बारे में, वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो इतने शार्प थे कि इवन वो एक बाल को भी 2 पार्ट में काट सकते हैं। अब आप देखिए बाल को ऐसे सीधा खड़ा करके, ऐसे तो 2 पार्ट में कोई भी काट देगा, लेकिन अगर बाल को ऐसे ऊपर से बोला जाए कि ऐसे इसको 2 पार्ट में काट के बताओ, तो आप काट पाएंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस, मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल ही होगा। तो वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि एक बाल को भी 2 पार्ट में काट सकते थे। तो इतना ज़्यादा देखिए आप डेवलप था हमारा सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हमारी जो रिसर्च थी इतनी ज़्यादा डेवलप थी कि 2000 हर्ब्स के बारे में हमने मेंशन कर दिया था बहुत पुराने समय में। फिर हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे दी थी दुनिया को, और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए थे जो बाल को भी 2 पार्ट में काट सकते हैं। तो ये तो 2 व्यक्तियों का हमने योगदान देखा। तीसरे जो इस क्षेत्र में पायनियर के रूप में जाने जाते हैं वो है वाघभट्ट। तो ये आपका 5th पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, वाघभट्ट के बारे में। वाघभट्ट जिन्होंने किताब लिखी थी वाघभट्ट संहिता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इनकी किताब लिखी थी वाघभट्ट संहिता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है इंडियन मेडिसिन, साइंस एंड सर्जरी के क्षेत्र में। तो ये इन सब का योगदान था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और अगर जोड़ना चाहें अपने तरीके से जोड़ सकते हैं कि जो किताबें लिखी गई हैं
इन किताबों को जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये तीनों किताबें लिखी गई हैं इन 3 लोगों के द्वारा, 3 व्यक्तियों के द्वारा। तो इन तीनों किताबों को आज हर एक डॉक्टर जो है विश्व का वो पढ़ता है। तो बिना इसको पढ़े कहा जाता है कि कोई भी डॉक्टर बन ही नहीं सकता है अगर इन किताबों को आपने नहीं पढ़ा है। तो भले इनका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में जरूर हुआ होगा, लेकिन ये पढ़ा जाता है इनको आज भी। इसके अलावा हम और इसमें क्या डाल सकते हैं, इसके अलावा हम डाल सकते हैं दिस इज बिन डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन, देयर यूजेज। तो हमारी जो किताबें लिखी गई हैं इनके अंदर बताया गया है मेडिसिन को बनाने का तरीका, उनको क्लासिफाई किया गया है और उनका यूजेज। तो ये भी आपका एक पॉइंट, अगर हमने यहाँ पर 5 पॉइंट कर लिए हैं तो दिस में बी योर 6th पॉइंट। तो यानी कि ऐसी ऐसी ये किताबें जो हमने पढ़ी, इन किताबों के अंदर दवाइयाँ बनाना, कि कैसे आप हर्ब्स को मिला के दवाइयाँ बना सकते हो, और उनको क्लासिफाई किया गया है, और उनके यूजेज के बारे में भी, उसको उपयोग कहाँ कहाँ लाना है वो भी बताया गया है। इवन यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को रोकने की भी सुविधा थी, यानी कि उस समय एक बाउल शेप्ड बैंडेज आती थी, एक बाउल कटोरे के रूप में एक बैंडेज आती थी जिसको लगाकर ब्लड सर्कुलेशन को रोका जा सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम कुछ डिटेल में डाल सकते हैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में, कि उस समय अगर हम कहें ना कि आज ही हम मेडिकल साइंस में सर्जरीज वगैरह करना जानते हैं और काफ़ी तरक्की की है साइंस ने, तो गलत होंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें प्राचीन समय में, ये 8th पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बड़े स्किलफुली एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स और ब्लैडर जैसी चीज़ों को ऑपरेट किया जाता था। तो ये सब ऑपरेशन हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में होते थे। और क्या बताएंगे हम, काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा हमारा, बट आई थिंक वेरी इजी टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो आप आसानी से इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है फाइनल हमारा, तो इसमें 10 से 12 पॉइंट आप आराम से डाल सकते हैं और डिटेल अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकन बोन्स, ये आपका 9th पॉइंट हो सकता है। हमने वो सर्जरी के बारे में देखा, तो 9th पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जॉइन द ब्रोकन बोन्स और डिस्प्लेस बोन्स एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पास्ड इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली। यानी कि हम टूटी हुई हड्डियों को आसानी से जोड़ लेते थे उस समय, यानी कि सर्जरी के द्वारा हड्डियों को डिस्प्लेस, यानी कि जब डिसलोकेट हो जाती हैं बोन्स, तो उसको भी हम ठीक कर लेते थे। और अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ घुस गई है, पेस्ट का मतलब यहाँ पर कि कोई जैसे बॉडी में हमारे कांटा घुस गया है, तो वो तो चलिए ठीक है, कांटा अलग चीज़ है, पर कई बार बॉडी के अंदर कोई चीज़ घुस के अंदर ही रह जाती है। जैसे उस समय तो लड़ाई वगैरह होती थी, जो युद्ध होते थे वो तलवारों की मदद से होते थे, ज़्यादा भाले होते थे। तो वो चीज़ें अगर कुछ बॉडी के अंदर चला गया तो उसको भी निकाल दिया जाता था ऑपरेशन के द्वारा। और इस तरीके से डाइटरी डायरेक्शंस भी दिए जाते थे आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है उसके सिम्टम्स ढूंढे जाते थे। अब ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि डिजीज के सिम्टम्स, और फिर डिजीज को डायग्नोज किया जाता है, यानी कि सिम्टम्स के माध्यम से कि ये लक्षण है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, तो सिम्टम्स के साथ उस बीमारी को डायग्नोज किया जाता था और फिर दवा दी जाती है। और दवा देने के बाद डाइटरी डायरेक्शंस भी दिए जाते थे पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीज, यानी कि जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप रिकवर हो जाएंगे बीमारी से, तो आपको क्या खाना पीना चाहिए ताकि आप और अच्छे से फिर से हष्ट पुष्ट हो सकें, यानी कि डाइट वगैरह के बारे में बताया जाता था। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट था सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी के क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी भी की जाती थी। अगर यहाँ पर आप 9-10 पॉइंट कर देते हैं या 9 पॉइंट भी लें, तो यहाँ पर 10th पॉइंट आप और डाल सकते हैं कि सर्जरी, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, वो भी की जाती थी। क्योंकि युद्ध के समय नाक कान कटना ये आम बातें होती थी, तो उस समय प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इनको भी जोड़ दिया जाता था। ठीक है। और उस समय के जो हमारे ये गुरुज थे, जिनको हम उस समय वैद्य जी कहते थे या जो गुरु हम कहेंगे, ये लोग अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सर्जरी के मेथड पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। और ये सर्जरी के बारे में जो बताते थे बच्चों को, वो बताया जाता था डेड बॉडी के द्वारा या फिर वैक्स स्टैचू के द्वारा। तो ये भी हम बता सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल्स की बात करें कि हम सोचेंगे कि आज ही, ये आपका 11वां पॉइंट बन सकता है कि आज के टाइम में ही हम सोचें कि भाई सर्जरी जो है वो प्रैक्टिकली बताई जाती है या हम जो भी करते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं। नहीं, उस समय हमारे जो गुरुज थे, ये लोग सर्जरी लोगों को करके, बच्चों को, स्टूडेंट्स को सर्जरी के बारे में बताते थे,
सर्जरी किस पे करते थे ये लोग? डेड बॉडीज के ऊपर और वैक्स स्टैचूज के ऊपर, जो वैक्स के स्टैचूज जो होते थे उनके ऊपर। इसके अलावा वो रिस्की ऑपरेशंस भी करते थे, यानी कि जो ऑपरेशंस जिसमें काफ़ी रिस्क होता है वो भी वो करते थे ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी वगैरह जो महिलाओं को जब बच्चा होने वाला होता है तो डिलीवरी जो है उस समय ये लोग रिस्की ऑपरेशंस भी कर लेते थे डिलीवरी के समय। और उस समय के लोग जो थे, हमारे जो डॉक्टर्स थे, देवर एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस, मतलब वो बच्चों के डॉक्टर्स, बहुत अच्छे बच्चों के डॉक्टर भी होते थे और गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ भी उस समय में पाए जाते थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो मेडिसिनल साइंस जो है वो डेवलप्ड थी उस समय। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी, आई थिंक दिस विल बी इनफ। बट अगर आप इसमें और भी डालना चाहते हैं कुछ, तो इवन हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ वेटनरी साइंस के बारे में भी। वेटनरी साइंस का मतलब होता है पशु रोगों के बारे में जानना, यानी कि वेटनरी सर्जन या वेटनरी डॉक्टर का मतलब होता है जो कि पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनको कहा जाता है। तो इवन हमारे यहाँ पर वेटनरी साइंस भी बहुत अच्छे से डेवलप थी और पशुओं से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे कि घोड़ों के ऊपर, घोड़ों की बीमारी, क्योंकि घोड़े उस समय सेना का एक बहुत अभिन्न अंग होते थे, घुड़सवार सेना होती थी, हाथी भी सेना का एक अभिन्न अंग होते थे, तो इनका बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती थी। तो इनके बारे में भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि हस्ती आयुर्वेद, शालिहोत्रा और अश्वशास्त्र। ये किताबें काफ़ी फेमस हैं जो कि इन जानवरों की, इन पशुओं की बीमारियों को उजागर करती हैं। तो वाघभट्ट जो थे उन्होंने अष्टांग हृदय नामक किताब लिखी थी, जिसमें डायग्नोसिस की फील्ड में जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। डायग्नोसिस मतलब बीमारियों को डायग्नोज करना कि कौन सी बीमारी है, तो इस फील्ड में इन्होंने जो ये किताब लिखी थी अष्टांग हृदय, ये काफ़ी वैल्यूबल है। इसको लिखा किसने था? वाघभट्ट ने। तो ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा इस आंसर के अंदर कि किस प्रकार से अलग अलग फील्ड्स के अंदर भारत जो था उन्होंने योगदान दिया है, और खासकर मेडिसिनल साइंस एंड सर्जरी की बात करें तो उसमें महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाघभट्ट का नाम जो है वो सबसे शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर है, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, और एज यू नो द टाइम इज़ ओवर, आज की क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। टिल देन गुड बाय।